हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे पूनावाला फिनकॉर्प शेयर के बारे में। बट उससे पहले सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वस्थ रहे, मस्त रहे और ऐसे ही मार्केट से काफ़ी ज़्यादा पैसा कमाते रहे, वेल्थ क्रिएट करो, अच्छे से करो और मैं उसमें आपको कुछ सपोर्ट करूं, यही मेरे चैनल का मोटिव है। और चैनल को लगभग 1 साल में काफ़ी ज़्यादा लोगों ने सपोर्ट किया है। लगभग 2500 प्लस यहाँ पर चैनल से लोग जुड़े हैं और इसी तरह अगले दिवाली तक भी और भी अच्छे लोग जुड़े, यही मैं मनोकामना करता हूँ। और साथ में सभी लोग वेल्थ क्रिएट करें और सभी लोगों को सही से शेयर मार्केट का नॉलेज मिले, यही चैनल की तरफ से मैं चाहूँगा। तो सभी को हैप्पी दिवाली। और हम बात करेंगे पूनावाला फिनकॉर्प शेयर के बारे में। तो दोस्तों, पूनावाला फिनकॉर्प लिमिटेड ये बेस है पुणे के अंदर और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर ये आती है कंपनी और रजिस्टर्ड है आरबीआई के अंदर, ठीक है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और एज एन असेट फाइनेंस कंपनी के नाम से ये रजिस्टर्ड है, ठीक है। और इसका ऑफिस पूना के अंदर रजिस्टर्ड है और ये कंपनी ऑपरेट मोर देन 295 ब्रांचेस और 22 स्टेट्स के अंदर ये ब्रांचेस है इसके और यूनियन टेरिटरी के अंदर भी है, ठीक है। तो इनका स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है रूरल और सेमी रूरल इंडिया के अंदर। और अगर ये कंपनी की शुरुआत देखेंगे तो लगभग ये 1988 कंपनी की शुरुआत हुई है 1988 से। और ये पूना बेस है और इसके चेयरमैन है अदार पूनावाला, जो इसके चेयरमैन है। और ये इसके पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है राइजिंग सन होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड और इसकी सब्सिडरीज है पूनावाला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, मैग्मा एचडीएफसी जनरल इंश्योरेंस कंपनी। किसी भी कंपनी के लिए मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो मैनेजमेंट में अदार पूनावाला ये मैनेजमेंट में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है और चेयरमैन है इसके। और ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीरम इंस्टीट्यूट के भी है, जो सीरम इंस्टीट्यूट वर्ल्ड में लार्जेस्ट वैक्सीन बनाती है, ठीक है, मैन्युफैक्चर करती है। और ये लगभग यहाँ पर देखो 1 साल में इसने 1.5 बिलियन 1.5 बिलियन सोल्ड किए हैं वैक्सीन्स। और यहाँ पर इनके पेरेंट्स का नाम बताया है कि साइरस पूनावाला, जो इनके फादर का नाम है, ठीक है। तो उनसे ये कंपनी स्टार्ट हुई है, वहाँ से ये कंटिन्यूज में चल रही है। कंपनी का मेन बिजनेस है बिजनेस लोन देना, प्रोफेशनल लोन देना, पर्सनल लोन, प्री ओन कार लोन, मेडिकल इक्विपमेंट लोन, होम लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, ये कंपनी का मेन बिजनेस है। और यहाँ पर और भी चीज़ें यहाँ पर आपको नज़र आएगी। इसका जो 5 लाख से ज़्यादा कस्टमर इसके सेटिस्फाइड कस्टमर है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारे बिजनेसेस ये कंपनी करती है, यहाँ पर भी वही सेम चीज़ें आपको दिखाई गई है, ठीक है। तो ये कंपनी का वेबसाइट है और वेबसाइट पे जो भी चीज़ें हैं आप यहाँ पर देख सकते हो, कम्प्लीटली डिटेल में आपको वेबसाइट पे भी मिल जाएगा। फिलहाल कंपनी का प्राइस चल रहा है लगभग 315 का भाव अभी फ़िलहाल चल रहा है इसका। इसने 140 का लो मार चुका है ये शेयर और यहाँ पर आप देख सकते हो 343 का हाई पर ये जा चुका है। तो फिलहाल ये हाई के आसपास इसका प्राइस आ रहा है, तो फिलहाल ये हाई तोड़ के और भी नए हाई बना सकता है। और इसमें स्ट्रेंथ देखो 15 स्ट्रेंथ है, ठीक है। ये स्टॉक पासेस मेजॉरिटी ऑफ कैंसलिम इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया के अंदर ये आ चुका है। और ये वीकनेसेस इसमें देखो नेगेटिव ब्रेकडाउन बता रहा है, थर्ड सपोर्ट इसने तोड़ा हुआ है, तो ये नेगेटिव ब्रेकडाउन भी एक बता रहा है वीकनेसेस के अंदर। ये हाईएस्ट रिकवरी फ्रॉम 52 वीक लो से काफ़ी फास्ट में इसने रिकवरी की है, ये एक अपॉर्चुनिटी दिखा रहा है। और ये कंपनी के अंदर जीरो थ्रेट है, तो थ्रेट कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ अच्छी है। फिलहाल इसका मार्केट कैपिटल की बात करेंगे तो 24,000 करोड़ की मार्केट कैपिटल है, ये मिड कैप कंपनी है। और अगर इसका पी की बात करेंगे तो पी काफ़ी महंगा नज़र आ रहा है अभी के भाव के हिसाब से, वैल्यूएशन के हिसाब से 47 का पी आ रहा है इसका। बुक वैल्यू यहाँ पर अच्छा है, ठीक ठाक है। डिविडेंड बहुत ही कम देती है 0.13%। आरओसी कम नज़र आ रहा है, आरओई भी काफ़ी कम है, 10% से भी कम है। तो फिलहाल ये आरओई काफ़ी कम है शेयर के अंदर। फेस वैल्यू 2 रुपये का आ रहा है। अगर हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करेंगे तो देखो क्वार्टरली रिजल्ट्स लगभग
इक्वल ही रह चुके हैं, ज़्यादा इसमें कोई ग्रोथ हमको देखने नहीं मिल रही है, कभी कम ज़्यादा देखने मिला है, लेकिन ज़्यादा 663 ही इसका हाई है जो सितंबर 2019 में गया था। अभी सितंबर 2022 में इतना हाई नहीं है, लगभग ये 627 पे। तो फिलहाल यहाँ पर आप देख सकते हो ज़्यादा ये ग्राफ में भी ज़्यादा ग्रोथ हमको नज़र नहीं आ रही है इसके रेवेन्यू के अंदर, ठीक है। ये यहाँ पर 2021 से बता रहा है, 21-22 के, और यहाँ पर 19 से लेके 22 तक आप देख सकते हो ज़्यादा कुछ मूवमेंट इसमें देखने नहीं मिल रहा है। और नेट प्रॉफिट की बात करेंगे 30 करोड़ से अभी फ़िलहाल नेट प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, ये एक चीज़ अच्छी हुई है कंपनी में, ठीक है। तो ये एक सबसे बेहतर चीज़ है कि लगभग यहाँ पर जो एक्सपेंसेस है वो कंट्रोल में आ गए हैं, और ये मार्जिन जो है प्रॉफिट मार्जिन वो बढ़ गया है। तो ये चीज़ थोड़ी अच्छी हुई है, और इंटरेस्ट पेमेंट थोड़ा कम हो गया है, ठीक है। जो ब्याज ज़्यादा चुका रही थी, तो इस हिसाब से मार्केट में अभी इसका नेट प्रॉफिट जो चल रहा है लगभग 163 का है, वो काफ़ी बेहतर रिजल्ट है, बेहतर इसके प्रॉफिट है, ठीक है। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी है क्वार्टरली रिजल्ट्स के अंदर। अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस 2011 से लेके अभी तक देखेंगे तो देखो 2011 से लेके 2022 तक लगभग यहाँ पर 863 का सेल था, और यहाँ पर 2000 करोड़ का सेल है, तो लगभग काफ़ी ज़्यादा इसने ग्रोथ तो दिखाया है, ठीक है। और यहाँ पर एक्सपेंसेस भी उसी मुकाबले हुए हैं, और मेन है कि इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो काफ़ी ठीक ठाक है, अच्छा ही है, 60% से ज़्यादा ये प्रॉफिट मार्जिन ले रहा है। लेकिन मेन होता है कि इनको इंटरेस्ट ज़्यादा पे करना पड़ता है। अगर कोई भी लोन देने वाली कंपनी रहती है, उनका इंटरेस्ट ज़्यादा पे होता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं से पैसा लेती है और पैसा आगे कस्टमर को देती है, लोन के रूप में देती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो नेट प्रॉफिट जो है लगभग 122 करोड़ का 2011 में था, अभी 519 करोड़ का है, तो काफ़ी अच्छा है। बीच में एक बार लॉस कर चुकी है कंपनी, ठीक है। तो इंटरेस्ट ज़्यादा पे करने की वजह से लॉस हुआ था, और इस वजह से ये प्रॉब्लम है। लेकिन फ़िलहाल अभी कंपनी ने इंटरेस्ट थोड़ा कम कर दिया है, यानी लोन चुका दिया है, तो इस वजह से इंटरेस्ट थोड़ा कम पे करना पड़ रहा है। और यहाँ पर नेट प्रॉफिट के चार्ट्स देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको नज़र आएगा कोई ज़्यादा यहाँ पर ग्रोथ हमको देखने नहीं मिल रही है, यहाँ पर हमको थोड़ा गिरावट हमको देखने मिल रहा है, ठीक है, लगभग 2018 से लेके 2022 तक। तो ये चीज़ यहाँ पर हमको नज़र आ रही है ग्राफ में भी। अगर बैलेंस शीट की बात करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हो बैलेंस शीट में इसका रिजर्व जो है 550 से 6,500 या 6,200 करोड़ तक ये रिजर्व पहुँचा है। बोरोविंग जो है 4,500 करोड़ से 12,000 करोड़ तक, 12,500 करोड़ तक बोरोविंग हो गई है, कर्जा ज़्यादा है। तो लोन देने वाली कंपनी पे कर्जा ज़्यादा ही होता है। फिलहाल देखो 2019 में 13,000 करोड़ तक था, बाद में कंपनी ने लोन कम करती हुई आई, फिर से सितंबर में लोन ज़्यादा बढ़ गया है। अगर कंपनी के शेयर होल्डिंग की बात करेंगे तो देखो शेयर होल्डिंग में लगभग प्रमोटर 24% थे स्टार्टिंग में 2019 में, अभी 61%, यानी प्रमोटर ने काफ़ी ज़्यादा बाइंग करते गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो 2021 में प्रमोटर ने बहुत सारे शेयर्स खुद के पास ले लिए थे, खरीद लिए थे, और अभी फ़िलहाल उसके बाद थोड़ा प्रमोटर ने माल बेचा है, तो बेचना पड़ता है, ज़्यादा से ज़्यादा होल्ड नहीं कर सकते। उसके बाद एफआईएस देखो, एफआईएस के पास 27% थे, अभी फ़िलहाल 7-7.5% है। डीआईएस के पास भी देखो 39% थे, अभी 5% है, तो डीआईएस ने भी कम किए हैं। और पब्लिक के पास देखो 8-8.5% थे, अभी पब्लिक के पास ज़्यादा होल्डिंग रह चुकी है। तो प्रमोटर की सबसे ज़्यादा होल्डिंग है, ये एक चीज़ अच्छी है। और बाद में यहाँ पर ये 25% पब्लिक का है, यहाँ पर आप देख सकते हो। और यहाँ पर 5% जो है ये ग्राफ में आपको नज़र आएगा चार्ट में, ये लगभग ये डीआईएस का है, और एफआईएस की ये 7.5% है। तो सभी का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट अच्छा है। होल्डिंग यहाँ पर जो प्लेज है, प्लेज कुछ भी नहीं है, ये सबसे अच्छी बात है। लेकिन थोड़ा ग्राफ यहाँ पर डाउन साइड नज़र आ रहा है, ठीक है। तो फिर भी इतना अच्छा ही है कि प्रमोटर के पास सबसे ज़्यादा होल्डिंग है। अगर ये स्टॉक के अंदर आप 10 साल से इन्वेस्टेड होते तो 18% सालाना रिटर्न मिलते, यानी अगर आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते तो उसका आपको 5,23,384 आज के दिन में वो भाव होता, ठीक है। लेकिन या वो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू हो जाता। लेकिन 5 साल से इन्वेस्टेड रहते तो 13% के हिसाब से आपको 1,84,000 यानी 1,84,000 रुपया आपका बन जाता 5 साल का इन्वेस्टमेंट। और 3 साल से इन्वेस्टेड रहते तो देखो 85% के रिटर्न
सालाना रिटर्न्स दिए हैं, यानी 3 साल के अंदर ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। यानी आपका 1 लाख रुपया बन जाता 6,33,000। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा ये रिटर्न आपको जस्ट 3 साल के अंदर दे देता, यानी छः छः गुना आपका रिटर्न बन जाता। तो काफ़ी बेहतर रिटर्न इसने 3 साल के अंदर दिया है। अगर 1 साल में भी इन्वेस्ट करते तो आपका पैसा डबल हो जाता है। यहाँ पर देख सकते हो 113%, यानी यहाँ पर आपको मिलेगा 2,13,000 रुपया 1 साल का इन्वेस्टमेंट के ऊपर। तो काफ़ी बेहतर रिटर्न इसने दिए। इसके CAGR हम देख सकते हैं यहाँ पर, ये सारे CAGR इसके काफ़ी बेहतर रिटर्न्स इसने दिए हैं। चलो, अगर आप ये शेयर के अंदर लगभग 2004 से इन्वेस्टेड रहते तो आपको 6,216% के रिटर्न, टोटल रिटर्न मिलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो 6,216% के रिटर्न इसने दिया है लाइफ टाइम में, मैक्स में इसने। ठीक है, तो ये इसके मैक्सिमम रिटर्न है 2004 के हिसाब से अगर देखा जाए तो 1 लाख रुपए आपका बन जाता 62 लैक्स। देखो 62 लैक्स बनना यानी काफ़ी बेहतर रिटर्न है ये आपके लिए। इतना प्रतिशत रिटर्न काफ़ी कम कंपनीज़ में मिलता है, तो इतना बेहतर रिटर्न ये कंपनी दे चुकी है लॉन्ग टर्म वालों को। तो लॉन्ग टर्म को अगर इन्वेस्ट करना है किसी को भी लॉन्ग टर्म के लिए, तो ये शेयर हमेशा से बेहतर हो सकता है, क्योंकि इसका CAGR हमेशा से अच्छा ही रहा है इस वजह से। तो लॉन्ग टर्म के लिए ये शेयर हमेशा अच्छा ही है। तो दोस्तों, ये शेयर के अंदर मेरी जर्नी लगभग 2017 से रही है। तो 2017 पे कौन से डेट को मेरा कौन सा प्राइस था ये मैं आपको बता देता हूँ। तो फिलहाल ये शेयर के अंदर मैं 10 फरवरी 2017 से इन्वेस्टेड हूँ। तो यहाँ पर ये जब इसका 10 फरवरी को जो प्राइस था, यहाँ पर 1 मंथ के कैंडल है सभी, तो वो टाइम पे मेरी एंट्री लगभग ये शेयर के अंदर, ये लगभग यहाँ पर मैं बता देता हूँ काफ़ी 98 के भाव पे, यानी 98 99 के आसपास बीच में प्राइस था। तो वो टाइम पे मैं ये शेयर में एंट्री लिया था यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हो, तो ये टाइम पे एंट्री लेने के बाद शेयर ने काफ़ी अच्छा मूवमेंट दिया था। तो मुझे कितना रिटर्न्स मिल रहा था ये मैं बता देता हूँ, यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। तो लगभग यहाँ पर देखो शेयर का भाव, ये जस्ट है सितंबर 2017 तक, ये सितंबर 2017 है, और वहाँ तक ये शेयर का भाव लगभग 173 तक क्लोज हुआ था। 173 मतलब देख लो, मुझे 73% या 70 या 80% से ज़्यादा मुझे रिटर्न्स यहाँ पर देखने मिले थे, क्योंकि मेरा प्राइस ही 98 99 के आसपास का प्राइस था। तो 173 यानी 100 के ऊपर अगर 73 बढ़ जाता है, यानी 73% से ज़्यादा मुझे प्रॉफिट ये शेयर मुझे दे रहा था। ठीक है, तो एंट्री सही थी, लेकिन एग्ज़िट सही नहीं था। मैंने एग्ज़िट नहीं किया तो लॉस क्या हो गया कि ये शेयर ने फिर से काफ़ी ज़्यादा ये गिरा। देखो, लॉन्ग टर्म के लिए वो टाइम पे लिया था मैंने, तो सही टाइम पे एग्ज़िट करना भी ज़रूरी होता है, नहीं तो आप बहुत लॉस कर सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो काफ़ी ये हाई से लो आया है, और ये लो कौन सा है यहाँ पर ये दिखा देता हूँ, इसका प्राइस क्या है। ठीक है, तो उससे आपको अंदाज़ा आ जाएगा कि आपको सही टाइम पे एग्ज़िट लेना भी आना चाहिए। ये जस्ट क्लोज हुआ था यहाँ पर, ये लो इसका 12 का रह चुका है, 12.5 12.90। तो 12.90, ठीक है, तो ये लो रहा 12.90। कोई शेयर का अगर भाव 173 के ऊपर होता है, वहाँ से शेयर इतना गिर जाता है, यानी सोच लो आपका कितना ज़्यादा नुकसान हो सकता है। लेकिन मेरी एंट्री चलो 98 की थी, तो 98 से ये लगभग आप समझ लो लगभग काफ़ी ज़्यादा ये शेयर गिर चुका था। ठीक है, तो अगर मैं 98 का भाव से अगर देखूँ तो ये शेयर ने मुझे कितने रिटर्न्स दिए थे। ये लॉस में था, प्रॉफिट, और उस पहले प्रॉफिट दिया फिर लॉस दिया। तो लॉस मैंने बुक नहीं किया, तब तक वो मेरा लॉस नहीं होता। तो लगभग यहाँ पर मैं बता देता हूँ, लगभग अगर आपका पास 99 का प्राइस है, अगर आप वहाँ से 90% या 85% लॉस करते हो, तो आपका समझ लो 85 से भी ज़्यादा, ये 87% के आसपास यहाँ पर आपका लॉस हो रहा है। 87% का लॉस है। ठीक है, तो 87% अगर कोई आपका लॉस होता है, माइनस चला जाता है कैपिटल, तो इसका मतलब समझ लो कि कोई अच्छा शेयर भी हो तो आपका
बहुत ज़्यादा नुकसान करा सकता है। तो ये शेयर ने इतना नुकसान ये दिखा रहा था, स्टार्टिंग में प्रॉफिट दिखाया, इतना प्लस में दिखाया, फिर इसके बाद इतना परसेंट का लॉस दिखाया, ठीक है। तो ये लॉस कवर करने के लिए, ठीक है, तो ये लॉस कवर करने के लिए फिर मैंने ये शेयर में काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटीज़ में ख़रीदना चालू किया लगभग 2020 से, ठीक है। तो ये शेयर पे मैंने बाद में कॉन्फिडेंस तो दिखाया, चलो यार गिरावट हमको दिखी, तो उसके बाद ये शेयर में यहाँ से काफ़ी ज़्यादा मैंने इसमें एंट्री करते गया, और एक टाइम आने पर मैंने इसमें से निकल गया, और वो टाइम था लगभग 2020 में ही मैंने एंट्री करना चालू किया। और एंट्री मैंने कब से की ये बता देता हूँ, तो 11 नवंबर 2020, तो 11 नवंबर 2020 से मैंने इसमें एंट्री करना चालू किया, ठीक है। तो ये यहाँ पर 11 नवंबर ये जो कैंडल ऊपर की साइड की आने लगी, तब मैंने इसको 43-44 के रेंज में लेना चालू कर दिया। फिर उसके बाद ये शेयर देखो काफ़ी अच्छा ग्रो होने लगा, लेकिन कहीं ना कहीं जाके फिर से करेक्ट ना हो जाए करके मैंने ये शेयर में से निकल गया, और लगभग मेरा जो मिनिमम टारगेट होता है उतना मैंने ले लिया 21% के, और मैंने ये शेयर में से लगभग 55 के भाव पे निकला, ठीक है। 55 2 फरवरी 2021 को, 2 फरवरी 2021 को ये शेयर के अंदर से मैं निकला, ठीक है। तो यहाँ पर 2 फरवरी 2021, यहाँ पर ये 2 फरवरी 2021 में यहाँ ये शेयर में से मैं निकल जाता हूँ, और लगभग ये वो टाइम पे 53 के रेंज में ये मिल जाता है, 54 के रेंज में, तब बेच देता हूँ, और मुझे जितना रिटर्न्स चाहिए रहता है मिनिमम तो उतने रिटर्न्स ले लेता हूँ। अगर मैं होल्ड करता तो काफ़ी और भी मल्टीबैगर रिटर्न्स मिल जाते, और काफ़ी अच्छा रिटर्न्स इसमें से मिल जाता। लेकिन क्या होता है कि हम ज़्यादा प्रिडिक्ट करके नहीं चल सकते किसी भी शेयर के बारे में। तो ऑलरेडी मैं वो टाइम पे काफ़ी जो शेयर्स लॉस में चल रहे हो उन सभी को निकाल रहा था, तो साथ में इसको भी मैंने निकाल दिया। तो वो टाइम पे मेरी स्ट्रैटेजी वही थी कि जो भी लॉन्ग टर्म के शेयर मेरे पास पड़े हैं फटाफट उसको प्रॉफिट में निकालो, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मैंने लॉस देख लिया था कोविड के वजह से, ठीक है। तो कोविड के वजह से अच्छे शेयर्स का भी बुरा हाल हो गया था, इस वजह से मैंने सारे बेच दिए, ठीक है, और प्रॉफिट में ही बेच दिए। कुछ कुछ शेयर आगे बढ़े, कुछ कुछ शेयर नहीं बढ़े, जैसे ये शेयर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, अगर रखता तो काफ़ी ज़्यादा इसमें और भी प्रॉफिट हो जाता, ठीक है। तो ये थी मेरी ये शेयर के अंदर की जर्नी, और ये शेयर में से मैं जस्ट 2021 में निकला हूँ, और 2 फरवरी 2021 में मेरी यहाँ पर एग्ज़िट हो जाती है, और एंट्री मैंने फरवरी में ही ली थी लेकिन 2017। तो 4 साल में देखो कुछ भी रिटर्न्स ये खास लगेंगे नहीं, लेकिन मैंने जो लॉस था वो रिकवर किया। मेरा यही जर्नी का इम्पोर्टेंट है, सिखाने का मतलब यही है कि कोई भी अच्छा रहे बुरा रहे शेयर्स ये आपके साथ हो सकता है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म में शेयर काफ़ी अच्छा रह चुका है, ठीक है। बट ये जो जर्नी यहाँ पर जो लॉस दिखाया ये काफ़ी ज़्यादा लॉस था, कभी कभी इसमें से कोई कोई शेयर्स निकल नहीं पाते, लेकिन ये शेयर निकल गया। ये काफ़ी अच्छी बढ़िया बात है कि ये शेयर ये इतनी बड़ी मंदी से निकल गया, ठीक है। नहीं तो बहुत लोग लॉस में ही दबे रहते हैं, लॉस में ही होते हैं। तो फिर भी ये शेयर ने काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स बाद में इन्वेस्टर्स को दिए हैं। तो इस वजह से ये फ़िलहाल तो ये शेयर के अंदर का जर्नी जो भी है मैंने आपको बता दिया है, और इससे आपको बहुत कुछ सीखने मिला, ठीक है। तो बाकी आगे हम और भी चीज़ें देख लेते हैं। तो ये शेयर के अंदर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, तो इसका एक ही आंसर है। यहाँ पर देखो बहुत लोगों ने ये टारगेट्स दिए थे 26 अगस्त 2022, 303 के भाव पे रिकमेंड किया था। जेएम फाइनेंशियल ग्रुप ने 400 का टारगेट दिया था, वो 400 का टारगेट अभी तक यहाँ पर आप देख सकते हो 343 का इसने हाई मार चुका है, तो 400 का टारगेट जल्द से जल्द आ भी सकता है। और यहाँ पर देखो ये 29 जुलाई को एक उससे पहले ये रिकमेंड दिया था, तो ये तो टारगेट ज़रूर आ गया होगा, क्योंकि ऑलरेडी ये 343 पे है, और ये 310 के भी ये पुराने टारगेट्स इसने अचीव कर लिए है। जब जब इसको डाउन पे था तब बताया था इसने सारे टारगेट्स ये अचीव करते आया है। अभी जेएम फाइनेंशियल ग्रुप का एक टारगेट है, वो भी अगर ये अचीव कर लेता है तो इसका मतलब यही हम टारगेट पकड़ के चल सकते हैं इनके कहने पर। यहाँ पर मेरी कोई बाइंग और सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, तो इनके कहने पर आप ये टारगेट पकड़ के चल सकते हो ये शेयर के अंदर। और अगर यहाँ पर टिकर टेप का ये यहाँ पर इंट्रेंसिक वैल्यू और ये चेकलिस्ट है जो इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट है, उस हिसाब से अगर देखा जाए इसका इंट्रेंसिक वैल्यू काफ़ी अभी फ़िलहाल महंगा नज़र आ रहा है।
इसका रिटर्न वर्सेस एफडी रेट, ठीक है, तो स्टॉक हैज़ नॉट एबल टू जनरेट बेटर रिटर्न ऑन इक्विटी देन एफडी, तो एफडी से बेटर रिटर्न ये जनरेट नहीं कर रहा है, ऐसा इनका कहना है। और डिविडेंड रिटर्न भी यहाँ पर देख सकते हो कि ये स्टॉक अच्छा डिविडेंड नहीं पे करता, ये भी इनका कहना है। और एंट्री पॉइंट अभी यहाँ पर अच्छा है, फिलहाल एंट्री पॉइंट इन्वेस्ट करने के लिए सही है कि ओवरबॉट जोन में नहीं है शेयर, और ये इसमें स्टॉक नॉट इन एएसएम लिस्ट, एएसएम लिस्ट के अंदर भी ये स्टॉक नहीं है, ठीक है। तो ये सारे इसके चेक लिस्ट है, जो भी है यहाँ पर डेटा वो मैं सभी तरीके से सभी जगह से लाके मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो यहाँ पर मेरी इन्वेस्टमेंट जर्नी भी मैंने आपके साथ शेयर की कि मेरी जर्नी किस तरीके की रही है, और साथ में ये शेयर किस तरीके का है, सभी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। डिसीज़न आपका होना चाहिए, आपको इसमें आगे इन्वेस्टमेंट करना है नहीं करना है। मैंने मेरा डिसीज़न जो था मैंने बता दिया है, मैंने ये शेयर में लिया था और बेचा भी, तो ये मेरी जर्नी भी थी। साथ साथ में अभी के लिए फ़िलहाल शेयर कैसे है ये मैंने आपको बता दिया है। तो आगे के लिए आपको खुद डिसीज़न लेना है, ये शेयर में रहना है नहीं रहना है, तो आपका ही डिसीज़न हमेशा होना चाहिए, किसी के बोलने में नहीं आना चाहिए। तो फिलहाल देखो ये लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छा शेयर मुझे लग रहा है, पर्सनली लग रहा है। और जब जब ये डाउन साइड में भी मिले तो लेके रखने में कोई इसमें ख़राबी नहीं है, ये मेरा कहना है। लेकिन सही टाइम पे निकलना भी आना चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाते हैं अगर शेयर ज़्यादा करेक्शन मोड पे आ जाता है। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए लेके रख दिया तो उसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं। इसने जस्ट वो 2020 के बाद जो ग्रोथ दिया उसी में इसने 10 साल के रिटर्न्स पूरे दे दिए। अगर वो नहीं रहता तो ये शेयर काफ़ी अभी भी डाउन में ही मिलता, ठीक है। तो मैंने सारे चीज़ें आपको बता दी है, डिसीज़न आपका होना चाहिए। तो वीडियो अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।